बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर के 5वें लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कि वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर है क्या। इससे पहले अगर हम मैक्स प्लांक्स की कोई कंट्रीब्यूशन देखें तो हम पढ़ चुके हैं इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट लगा के एच वी, फिर एनर्जी इज़ इक्वल टू एच सी ओवर वी। ये सब कुछ हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एंड एनर्जी बिकम्स एच सी वेव नंबर। अगर आइंस्टाइन की क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो आइंस्टाइन ने भी हमें एनर्जी की वैल्यू प्रोवाइड की थी। उसके मुताबिक जो एनर्जी है ये एम सी स्क्वायर के बराबर है। अगर दोनों इक्वेशंस को हम इकट्ठा करें, एच प्लांक्स कांस्टेंट, इट इज़ द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी सिंपल एम सी स्क्वायर। फिर हम ये बातें मैंने सारी हमने क्लास में डिस्कस की हुई हैं कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म किया, कांस्टेंट लगाया सी ओवर लैम्डा। तो फिर यहाँ पे अगर हम पुट करें फ्रीक्वेंसी को, तो फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या पुट करेंगे, सी ओवर लैम्डा इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे इकट्ठा किया, एच सी ओवर लैम्डा हो गया, एक सी से सी कैंसिल, एच ओवर लैम्डा बिकम्स इक्वल टू एम सी। स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसे हम दोबारा खुद करके देखें। तो जो लैम्डा आया, लैम्डा इधर चला गया और ये एच ओवर एम सी बन गया। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर हमने लगाया जिसके थ्रू जो लैम्डा आया वो एच ओवर एम सी के बराबर। अब ये जो लैम्डा है ना, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास वेव लेंथ है। इन दोनों इक्वेशंस को कनेक्ट करने का मकसद ये था कि जो भी हमारे पास बॉडी इन मोशन है, जो भी बॉडी, मैक्स प्लांक्स डिस्कस कर चुका है, बोहर ने इनके लॉज को बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। मैक्स प्लांक्स ने हमें ये बात बताई थी कि जो चीज़ भी मोशन में होती है उसके पास दो तरह की नेचर है। वो दो तरह की नेचर में एक नेचर वेव नेचर है, दूसरी नेचर उसकी मटेरियल पार्टिकल के तौर पर है, जिसे हमने कभी फोटोन में भी डिस्कस किया था कि जो एनर्जी के पैकेट्स हैं जिनके पास डेफिनेट अमाउंट ऑफ वेवलेंथ होती है, उनके पास वेव्स होती हैं डेफिनेट अमाउंट की, जिसे हम क्वांटम पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हमने कंट्रीब्यूट किया, दोनों को इकट्ठा किया, तो हमारे पास वेवलेंथ आ गई किसकी, उस बॉडी की जो हरकत करती है। ये वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की भी है, प्रोटॉन की भी है, ये हर उस पार्टिकल की है जो मोशन में है। हम हैवी बॉडी हैं, हम मूव करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं, तो उनके पास भी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी। तो कायनात में जो चीज़ भी मूव करती है वो इलेक्ट्रॉन है, वो प्रोटॉन है। अगर न्यूट्रॉन मूव करता है, कोई माइक्रो मॉलिक्यूल है, कोई मैक्रो मॉलिक्यूल है, कोई माइक्रो बॉडी है, कोई मैक्रो बॉडी है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट हैव द मोशन मस्ट हैव द मस्ट हैव द वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ किसके पास होती है, जहाँ वेव होती है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ, दैट कंजेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट और ट्रफ इज लैम्डा। तो कायनात की हर वो चीज़ जो हरकत करती है उसके पास एनर्जी है, उसके पास फ्रीक्वेंसी है, उसके पास वेव लेंथ है। वो माइक्रो से लेकर इलेक्ट्रॉन, बहुत ही छोटे लेवल से लेकर अगर कोई ह्यूमन भी मूवमेंट करता है तो इसके पास भी कहते हैं वेव्स जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं। हम आगे जाके डिस्कस करते हैं इनसे। इन दोनों चीज़ों को जो कनेक्ट किया है ना, कि वेव पार्टिकल, वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, कि जो जिस्म जिसके पास मास है उसके पास वेव भी है, उसके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ पार्टिकल जैसी भी हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ किसके पास होती हैं, मैटर के पास। और मैटर क्या है, कायनात की हर वो चीज़ जो कुछ ना कुछ वज़न रखती है और कुछ ना कुछ जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास है तो वो भी मैटर है, 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये हमारे पास मास रख रहा है, तो मास है तो ये आपके पास मैटर है। तो कायनात की हर वो चीज़ जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और जगह घेरे, इट इज़ कॉल्ड मैटर। तो मैटर के पास दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, वेव जैसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इसके पास पार्टिकल जैसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। कहाँ कहाँ से कनेक्ट किया, मैक्स प्लांक से और आइंस्टाइन की इक्वेशन को हमने कनेक्ट करके उसकी वेवलेंथ निकाली जो बॉडी मूव करती है, एच लैम्डा बिकम्स इक्वल टू एच ओवर एम सी। इन दोनों को कनेक्ट किसने किया, डी ब्रॉगले ने इसे कनेक्ट किया, जिसे आगे जाके हम अभी स्टडी करने वाले हैं। अब जो डी ब्रॉगले ने हमें ये जो इक्वेशन प्रोवाइड की, इस इक्वेशन की ना कुछ एप्लीकेशंस हैं। डेरिवेशन मैंने आपको सिखा दी, ये डी ब्रॉगले की इक्वेशन है, इट इज़ कॉल्ड डी ब्रॉगले इक्वेशन। एप्लीकेशंस क्या हैं, अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास लैम्डा है तो लैम्डा है एच ओवर एम वी। व्हाट इज़ द एच, प्लांक्स कांस्टेंट विद अ वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड।
मास इलेक्ट्रॉन का पता है 9.108 टाइम्स 10⁻31 kg। वेलोसिटी की वैल्यू आपने याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी इन द फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट शेल 2.188 टाइम्स 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। हाँ, लेकिन हमने अपने सब्जेक्ट में इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना नहीं सीखा, तो ये आपने फ़िलहाल याद रखना है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। लैम्डा में अगर पुट की वैल्यूज़ एच की जगह एच की वैल्यू, एम की जगह इलेक्ट्रॉन का मास, वी की जगह इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, कौन से शेल में? फर्स्ट शेल में। तो आंसर आपके पास आया 0.33 टाइम्स 10⁻⁹ मीटर। और ये जो वैल्यू है ना -9 इज़ नैनोमीटर, 10⁻⁻⁹ इज़ नैनो। तो हमारे पास जो लैम्डा आया वो 0.33 नैनोमीटर। कब? व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग इन द फर्स्ट शेल, it is behaving as a material particle, also it is making some kind of waves. It has both type of nature, material particle as well as wave. तो ये जो हमारे पास थी ना 0.33 नैनोमीटर, ये तकरीबन फॉल करती है एक्सरे रीजन में। एक्सरे को डिटेक्ट किया जा सकता है, एक्सरे की आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है अपने फर्स्ट शेल में, वो जो रेडिएशंस खारिज करता है, उस रेडिएशंस की वेवलेंथ कितनी है? 0.33 नैनोमीटर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इन द रीजन ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम। ये एक्सरे के जो स्पेक्ट्रम बनता है उसके रीजन में आते हैं जिनको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल में घूम रहा है उसकी हम एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ। और हम ये जान चुके हैं कि जो हमारे पास एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, लेकिन फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। ठीक है, तो यहाँ से हम एनर्जी को भी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रॉन। नाउ यू विल हैव टू मूव टू द प्रोटॉन। इक्वेशन सेम, wavelength is equal to h over mv. What is the h? Planck's constant with a definite value. m is the mass, v is the velocity. अब आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो वेलोसिटी है ना इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, ये वेलोसिटी तकरीबन कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट माना जाता है इसे, लेकिन मास डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन के मास से जो प्रोटॉन का मास है वो 1836 गुना ज़्यादा है। ये हम पढ़ के आए हैं इस चैप्टर में। मास ऑफ प्रोटॉन 1836 गुना ग्रेटर है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बट एच कांस्टेंट है तमाम के लिए। वेलोसिटी भी हमने मानी कि दोनों की एक जैसी है, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो लैम्डा क्या हो गया? मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, यहाँ पे देखें एच भी कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी भी सेम हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो रिलेशन किसका आया? मास का। तो लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास 1836 गुना बढ़ेगा तो वेवलेंथ 1836 गुना कम हो जाएगी। इसका मतलब जो वेवलेंथ प्रोटॉन की है वो कहीं कम है एज़ कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वेवलेंथ कम है तो अभी मैंने रिलेशन बताया, द फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बट एनर्जी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रोटॉन हरकत में है उसकी एनर्जी कहीं ज़्यादा होती है किससे? इलेक्ट्रॉन से। दोनों की अगरचे वेलोसिटी दोनों की सेम है, लेकिन वेलोसिटी सेम होने का मतलब उनकी वेवलेंथ सेम होना नहीं है, ये हमने यहाँ से जान लिया। फॉर द प्रोटॉन हम डी ब्रॉगली की इक्वेशन को यूज़ करके एच ओवर एम वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बेसिकली यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा था ना वो था एच ओवर एम सी। ये देखें रिलेशन बन रहा था एच ओवर एम सी, लेकिन यूनिवर्स को अगर हम सिमेट्रिकल माने ना कि यूनिवर्स में सिमिट्री है, यूनिवर्स में अरेंजमेंट है, तो हम कहते हैं कि जो सी है ना किसी चीज़ के लिए जो सी है ये स्पेसिफाइड है फॉर द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन अगर हम किसी चीज़ की इंडिपेंडेंट वेलोसिटी को लेना चाहें तो सी को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय द वेलोसिटी वी फॉर द सम एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ गोइंग टू इलस्ट्रेट इन द केमिस्ट्री और इन द फिजिक्स। तो सी इज़ बेसिकली द वेलोसिटी, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे? वेलोसिटी ऑफ द सर्टन बॉडी। इसका मतलब एच ओवर एम सी एच ओवर एम वी से रिप्लेस हो सकता है। इसके बाद है मैक्रोस्कोपिक बॉडी। अगर कोई बड़ा जिस्म है, कोई इंसान है, कोई पत्थर है, ग्राम्स में जिसका वजन है, उसके लिए क्या निकलेगा? लैम्डा बराबर आया एच ओवर एम वी। प्लांक्स कांस्टेंट 6.626 टाइम्स 10⁻34 जॉल सेकेंड। मास हमारे पास सपोज कर लें, आप सपोज कर लें एक स्टोन लिया जिसका मास, बहुत छोटा स्टोन लिया जिसका मास था 1 ग्राम। 1 ग्राम में किलोग्राम, 1 × 10⁻³ किलोग्राम। वेलोसिटी सपोज कर लें कि 10 मीटर पर सेकेंड है। अब लैम्डा निकालना है।
प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, मास है, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, मास की वैल्यू पुट कर दी, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी। तमाम को जब सॉल्व किया ना, लैम्डा देखें बहुत ही स्मॉलर वैल्यू के साथ 10⁻⁻32 मीटर, ये लैम्डा इतना थोड़ा है, इतना थोड़ा है, ये वेवलेंथ इतनी थोड़ी है कि इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब जब कोई इंसान भागेगा, इंसान भी मोशन में है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो भी मोशन में है, इलेक्ट्रॉन की वेव्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जब इंसान कोई हरकत करेगा तो इंसान भी वेव जैसी बिहेवियर शो करवाएगा, लेकिन उसकी वेवलेंथ बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, जिसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। So the wavelength of the electron which is produced is approximately in the region of the wavelength of the X-rays that can be detected, but the waves by the motion of the heavier body cannot be detected because the wavelength is too much smaller. तो ये बेसिक डिफरेंस आपने याद रखना है। मैक्रोस्कोपिक बॉडी पैदा ज़रूर करती हैं वेव्स, लेकिन उनकी वेव्स को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसी बात को साबित करने के लिए दो डेविसन और जर्मल जो थे, जर्मर, इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि जो डी ब्रॉगले ने बात की है वो ठीक है, ये गलत है। 1927 में उन्होंने वेव नेचर इलेक्ट्रॉन की जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल तो है ही, जब ये दायरे में घूमता है तो क्या ये वेव पैदा करता है कि नहीं, इसको जानने के लिए ना उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करवाया। इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करवाना बहुत आसान है, अगर आप टंगस्टन फिलामेंट को इलेक्ट्रिकली हीट करें, ये भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में। अगर हम टंगस्टन फिलामेंट को करें स्ट्रांगली हीट, ये टंगस्टन फिलामेंट वही है जो कि पुराने बल्बों में इस्तेमाल होता था, जो बल्ब रोशन होते थे बाकायदा पीली रोशनी वाले। अगर हम इसे करें, टंगस्टन को इलेक्ट्रिकली हीट करें, तो ये टंगस्टन में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन, व्हेन द टंगस्टन गॉट एक्साइटेड दे रिमूव द इलेक्ट्रॉन, बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। इसी इलेक्ट्रॉन को करवाना है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट करवाने के लिए क्या करते हैं आप, परफोरेटेड एनोड इस्तेमाल कर लेते हैं, शायद ये हम बातें पढ़ चुके हैं। परफोरेटेड एनोड इस्तेमाल करना है, ऐसा एनोड, ऐसी टर्मिनल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, इट इज़ कॉल्ड एनोड। ये इलेक्ट्रॉन को इसको या वो बैटरी के साथ, वो चीज़ जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ी जाए वो क्या कहलाती है, एनोड। इसको एनोड के साथ जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा। इसको एक्सेलरेट करवाया, एक्सेलरेट करवाने के बाद इन इलेक्ट्रॉन्स को निकल की क्रिस्टल के ऊपर गिरवाया। तो जैसे ये निकल की क्रिस्टल के ऊपर गिरी, इन्होंने डाइफ्रैक्शन शो की, मुख्तलिफ एंगल्स पे मुड़ गई और डिफरेंट स्पेक्ट्रम शो करवाए। अब डिफरेंट एंगल पे कौन चीज़ मास तो नहीं करता, डिफरेंट एंगल पे जो डाइफ्रैक्ट होता है वो कौन सी चीज़ें होती हैं, वो वेव्स होती हैं। एनर्जी अगर स्पेशल हालत में है, वेव्स की हालत में है, तो वो डाइफ्रैक्ट करती है। तो निकल की क्रिस्टल के ऊपर इन वेव्स का गिरना डाइफ्रैक्शन शो करवाई। अगर डाइफ्रैक्शन शो करवाई तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल तो है ही। इलेक्ट्रॉन के पास एक और तरह की प्रॉपर्टी भी है, कौन सी, वेव्स। और इन प्रॉपर्टीज़ का पता कैसे चला, डाइफ्रैक्शन से। अगर कोई चीज़ डाइफ्रैक्ट कर जाए तो ये हमें बात नाउन है कि उसके पास वेव जैसी नेचर भी है। इस बात को एक्सप्लेन करने से क्या हुआ, इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला। इसके साथ साथ इनको किन के वर्क के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला, डी ब्रॉगली के ऊपर। तो डी ब्रॉगली को तो मिला ही, लेकिन इन दोनों को भी नोबेल प्राइज़ मिला डी ब्रॉगली की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये बताने के लिए कि जब कोई हरकत में जिस्म होता है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, छोटा जिस्म है तो उसकी जो वेव नेचर है वो डिटेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी कम नहीं है जितनी के बड़ा जिस्म प्रोड्यूस करता है। तो इस बुनियाद पर दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला, डेविसन और जर्मर को, अलॉन्ग विद दी डी ब्रॉगली, that is going to discuss the lambda is equal to the h/mv। सो ये हमारे पास था जी वेव नेचर का टॉपिक, इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।